this bill and धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 की पूर्ण स्थापना में मेरा विरोध प्रस्ताव कृपया स्वीकार करें। पहला, विधायक की विधायी समक्षता के संबंध में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि राज्य सूची में 14वीं प्रविष्टि है। ये विधेयक राज्य सरकारों को बाजार शुल्क, उपकर या किसानों व्यापारियों पर लेवी के माध्यम से राजस्व एकत्र करने की शक्ति से वंचित करता है और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के अपने अधिकार का भी अतिक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त ये विधेयक मौजूदा एपीएमसी कानूनों को और अधिक कृषि के विषय पर राज्यों को उनके अनेक अधिकारों से वंचित कर देता है। केंद्र ने ये सभी प्रतिकूल बदलाव राज्यों के साथ बिना किसी परामर्श के किए हैं। एक शब्द लिए गए हैं। राज्य के साथ कोई भी परामर्श नहीं होने के कारण ये विधेयक अधिकारित है। दूसरा ये विधेयक कॉर्पोरेट जगत के संबंध में है। उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये साजिश है। दो राज्यों के बीच मुक्त बाजार और व्यापार की अनुमति देने की इस कवायद में कॉर्पोरेट जगत द्वारा शोषण की गुंजाइश मौजूद है। इन दो कारणों के लिए इस बिल के इंट्रोडक्शन का मैं विरोध करता हूं। श्री गौरव गोगोई जी। Sir, thank you, Honorable Speaker. First, with regard to the legislative competence of the bill. Sir, the Essential Commodities Act, the state government could regulate the prices by fixing them in situation of a price rise. This bill deregulates certain commodities, thus depriving the state governments of this control. This deprivation of this essential responsibility comes without any consultation with states. This impingement on state powers without any consultation renders the bill ultra-vires. Secondly, sir, this bill is extremely subjective. The bill does not define extraordinary circumstances under which the government may regulate. It also does not define the two situations of 100% increase in retail price of horticulture produce and 50% increase in retail price of non-perishable agricultural food when a stock price may be imposed. This creates room for arbitrary and subjective interpretation. Additionally, the lack of a stock limit allows corporates and traders with capacity and resources to hoard the commodities. Hoarding of these commodities will allow them to manipulate the market. Shortage of supply created by such hoarding will have two adverse consequences. Firstly, it will cause the prices to exorbitantly increase. Therefore, I request that this bill should not be introduced. दोस्तों, आज बहुत दुख की बात है कि देश के संसद में भाजपा सरकार ने जो बिल लाए हैं वो किसानों और कृषि क्षेत्रों को तबाह करने वाले बिल लाए हैं। किसान के लिए आज शायद का दिन काला अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि किसान पीड़ित हैं, उचित मूल्य नहीं मिल रहा, व्यापार चौपट है, उनके खेत में काम करने वाले को वो जो डेली वेज देना होता है, दिहाड़ी देना होता है, वो नहीं दे पा रहे। लेकिन आज भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल लाए हैं वो किसानों को मदद करने के लिए नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति को मदद करने के लिए ये बिल लाए हैं, जिससे कि किसानों की जो न्यूनतम मूल्य जो मिलता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है, आज वो खतरे में है। किसानों को जो एपीएमसी के द्वारा हमारे विभिन्न जो हमारे राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा में, जो वहाँ पे जाके जो किसानों को जो अपने जो खेत पे जो वो मजदूरी करता है उसका जो मूल्य मिलता है, आज वो खतरे में है। और क्यों? क्योंकि पहले दिन से ही इस सरकार की मंशा रही है कि किसानों के ज़मीनों को कैसे हड़प के बड़े बड़े उद्योगों को लाभ दें, चाहे वो पिछले सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल का द्वारा हो या आज इस 3 बिल के द्वारा जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़, वेयर हाउसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री महोदय ने खुद अपनी बातों में कहा कि कहीं ना कहीं ये तीनों बिल जुड़े हुए हैं, और यही बात बार बार कांग्रेस के दल हम उठा रहे हैं कि ये तीनों बिल
आप एक ही नज़रिए से देखें, ये जुड़े हुए हैं किसानों के अधिकारों पे, किसानों के आमदनी पे, किसानों के इनकम पे ये एक प्रहार है और इसलिए हम इसका घोर हम विरोध कर रहे हैं। कहीं हमारे प्रजाओं के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी के द्वारा इस बिल का विरोध भी किया है। आज हमने इस कांग्रेस के हमारे दल के नेता, दल के और अन्य हमारे सदस्यगण ने इस बिल का विरोध किया। जवाब में मंत्री महोदय कहते हैं कि ये बिल किसानों को आज़ादी देता है। झूठ, सरासर झूठ। ये बिल किसानों को आज़ादी नहीं देता, ये बिल आज़ादी देता है कॉरपोरेट जगत को कि वो किस प्रकार से किसानों को एक्सप्लॉइट करे, किसानों को एमएसपी से कम उनको दर में रखे, उनको प्राइस दे। तो इसका हम विरोध करते रहेंगे और आने वाले हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सत्र में भी इसका हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, आज हमने कांग्रेस की तरफ से ये बात रखा कि आज भारत की सीमा सुरक्षा के साथ हम सभी चिंतित हैं और पार्लियामेंट का पहला दिन आज है। देश के लोग आज पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं। आज का समय अनिवार्य था कि रक्षा मंत्री बोले कि वो चीन के सीमा पे जो हमारी समस्या है चीन सेना के साथ, उस पे भारत सरकार कब अपनी नीति स्पष्ट करेगी। चर्चा के द्वारा या स्टेटमेंट के द्वारा क्या उनका रवैया रहेगा, हम चाहते थे कि आश्वासन तो मिले। रक्षा मंत्री स्वयं आज लोकसभा में थे, एक आश्वासन तो मिले कि केंद्र सरकार इस चीन के मामले को लोकसभा में कब उठाएगी, राज्यसभा में कब उठाएगी, पर इससे भी वो पीछे पड़ गए। इस छोटी सी बात का भी उन्होंने स्पष्टीकरण देना ज़रूरी नहीं समझा। और तीसरी जो आज मुझे लगता है जो मूल हमारी बात है कि कहीं ना कहीं एक पार्लियामेंट की जो हमारी भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद की जो गरिमा है और हमारे सांसदों के जो नैतिक संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पे आक्रमण किया जा रहा है। क्योंकि प्रश्नकाल आज ऐतिहासिक रूप से आज प्रश्नकाल को जिस एक मुझे लगता है कि एक बनावटी कारण के द्वारा आज प्रश्नकाल को जिस प्रकार से स्थगन किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। क्योंकि प्रश्नकाल में देश के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा मंत्री से सीधा सवाल करते हैं और मंत्री से सीधा उत्तर सुनने की अपेक्षा करते हैं। बार बार हमने कहा कि आप शनिवार को आप पार्लियामेंट रख रहे हैं, रविवार को आप पार्लियामेंट रख रहे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पार्लियामेंट 18 दिन का रखें या इससे पहले पार्लियामेंट को शुरुआत करके 1 महीने का पार्लियामेंट रखें, इसमें हम पार्लियामेंट की प्रक्रिया में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए सहमत है। लेकिन प्रश्नकाल को आपने क्यों स्थगित किया? आप बोलते हैं कि कोविड के कारण, तो बिल पे चर्चा हो सकती है, मंत्री महोदय अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन मंत्री महोदय देश के आवाम के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। मंत्री महोदय अपने बिल के लिए आज उन्होंने भाषण दिए, तो क्यों वो प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते? उन्होंने कहा कि लिखित में वो प्रश्नों के उत्तर लिखित में देंगे, लेकिन हम सभी को पता है कि ये जो लिखित उत्तर उनके अफसरों से आता है। देश की आवाम ने अफसरों को नहीं चुना, देश के आवाम ने इस सरकार और इस सरकार के मंत्रियों को चुना है और देश के आवाम की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को अफसरों के द्वारा लिखित उत्तर में नहीं, मंत्री महोदय के स्वयं उनके उत्तर से, उनके वाणी से आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बिल के द्वारा हो, चाहे वो प्रश्नकाल को स्थगन करने के द्वारा हो या 0 आवर को कम करके आधे घंटे का करके इस प्रक्रिया के द्वारा हो, एक ही मंशा दिख रही है कि संकट के समय ये सरकार देश के लोगों के अधिकारों को कम कर रही है, कमज़ोर कर रही है और पूरे सत्ता को कैसे और केंद्रीकरण कर पाए, सत्ता और अपने हाथ में कैसे ले पाए, लेजिस्लेटिव की सत्ता, लेजिस्लेटिव की अधिकार, पार्लियामेंट की गरिमा, सांसदों के अधिकार को कैसे कमज़ोर करके और वो सत्ता हड़प सकते हैं, इसी के मंशा के साथ आज का ये पार्लियामेंट सत्र शुरुआत हुआ है।
अगर आप लोगों की कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ. Say the Indo-China LAC bit in English, please. I'll summarize everything in short. The first most important thing that we raised in today's parliament was opposing the introduction of the ordinances and bills related to farmers, agriculture and the essential commodities. This is an act which will give freedom to corporates to brutally exploit the farmers and take away the protection that the minimum support price gives them and the various state mandi acts give them. Secondly, we raised the issue that at least on the first day, the government should give an assurance that on the Indo-China border issue, when will this issue be taken up in Lok Sabha? When will this issue be taken up in Rajya Sabha? And in what form will the Prime Minister speak on this issue? These are clarifications. We did not want debate, but at least a clarification on day one, because the entire country is watching. When will the Indo-China border conflict be taken up in Parliament? But no such indication was given in Parliament today. And thirdly, we objected and strongly objected to the way the start questions have been suspended and 0 hour has been curtailed. This is nothing but an attack on the dignity of the Indian Parliament and curbing the rights of legislatures and taking away the accountability that Government of India has towards the people of India. Government of India has only consented to written answers, but written answers are written by officers and bureaucrats, and people of India have not elected bureaucrats. People of India have elected the Prime Minister and his Council of Ministers. So the Council of Ministers and the Prime Minister are duty bound to answer to the people of India directly through the start questions. So we have seen whether through the bills, whether through the suspension of question hour, the curtailment of 0 hour, this moment of crisis is only being used and exploited by the BJP government to centralize their power, to reduce the scope of the legislator and take away people's power through their representatives. On this surveillance reports, there are reports that the Chinese companies have been, doing footprints, taking into account the footprints of the top leaders and officials. The government of India and its agencies have to wait of it. It's been going on for such a long time. We want the government of India to step up its efforts on cyber security. Because when we confront a country like China, we are confronting China not only on land, sea and air, we are confronting Chinese intentions in the cyberspace as well. And government of India should not be caught sleeping. We should be aware and they should ramp up their efforts, and in the days to come, the government should be clear and give us data that all the data that has been collected by Chinese agencies have not been used to manipulate policy, have not been used to gain more intelligence data on our military or on sensitive information. That kind of assurance should come from this government. Sir, on the Bollywood issue, Ravi Kishan today raised the issue of drugs in Bollywood. Where does Congress really stand on this, and how important is it, the issue? Because I remember there are raids going on, there have been issues raised since Sushant Singh's death. So I'll first raise the issue in Hindi in China कि चीन के साथ हमें ना सिर्फ ज़मीन पर, ना सिर्फ हवा में, ना सिर्फ समुंदर में, पर चीन के साथ हमें साइबर वर्ल्ड में भी, साइबर स्पेस में भी हमें उन पे नज़र रखनी पड़ेगी. और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि अब तक जो चीनी लोगों ने या कंपनियों ने या संगठनों ने जो डेटा या इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है, उससे ना किसी भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की ऐसी कोई भी डेटा उन्होंने नहीं लिया है. When it comes to the matters of the drug related cases, we want the police and the judiciary to conduct a speedy and impartial investigation. The truth must come out quickly because the families, they deserve justice, and the drug nexus that exists must be busted by the respective state and central governments. It is a serious issue. It's an issue that affects the youth of our country, and therefore the crime, the drug syndicates, the masterminds should be identified, and the masterminds should be targeted, and the masterminds should be put behind bars as quickly as possible.